नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी मौजूद हैं और आप इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। लगातार आपके स्क्रीन पर एक फोन लाइन नंबर फ्लैश होता रहेगा, उसके जरिए आप हमने संपर्क करिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें। और हम सोशल मीडिया हैंडल पर भी मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और कुछ ही देर में हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार अच्छी मजबूती के साथ आज बाजार कारोबार कर रहा है। 19,480 के ऊपर बाजार टिके रहने की कोशिश कर रहा है। 126 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी से भी काफी शानदार सपोर्ट है और 180 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। और सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की तेजी है। तो शुरुआत मजबूत हुई थी और वो उसी मजबूती पर उन्हीं स्तरों पर बाजार टिके रहने की भी कोशिश कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी शानदार है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने हम देख रहे हैं कि 3 शेयर्स ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेड्थ भी काफी पॉजिटिव नजर आ रही है और ना कि सिर्फ ब्रॉडर इंडाइसेस बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट आज देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी की बात करेंगे तो अगर 6 शेयर्स को छोड़ दें तो लगभग 44 शेयर्स जो हैं वो हरे निशान में कारोबार कर रहा है। अब इसमें टॉप गेनर्स हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस। नंबर्स आए हैं और इसमें HDFC लाइफ के प्रीमियम में हमने देखा कि 23% की ग्रोथ है। उसके चलते इस खबर के चलते हम देख रहे हैं कि 2% की मजबूती है स्टॉक में। इसके अलावा सनफार्मा ऊपर है, करीब 2.5% की मजबूती यहाँ पर है। ब्रिटानिया, आयशर, मारुति सुजुकी और बजाज फिनसर्व भी अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। वही कमजोरी है UPL में, लेकिन निश्चित स्तरों से का सुधार भी हम UPL में देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले 2.5% तक की कमजोरी थी UPL में, लेकिन अब एक रिकवरी आई है। अभी भी वीकनेस है लेकिन 1.5% नीचे अभी भी कारोबार कर रहा है। उसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, HCL टेक, JSW स्टील ये सभी मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी से अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि निफ्टी को ओवरऑल यहाँ पर पुल अप करने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब बाजार पर रणनीति भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ विवेक कारवार जुड़ चुके हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट से, और द स्ट्रीट से कुणाल रामभिया भी मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कुणाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बाजार में जो मजबूती है वो अभी भी कायम है। थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास इस वक्त मार्केट कारोबार कर रहा है। इस तरह की मार्केट में आप क्या करने की सलाह देंगे ट्रेडर्स को? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो हमने निफ्टी ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखा करीब 4 जुलाई से लेके आज तक। गए ट्यूसडे से लेके आज के दिन तक हमने एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखा और वो लॉजिकल भी है बिकॉज हमने एक बहुत ही मैसिव रैली देखी 18,600 से लेकर 19,500 19,600 तक। मतलब ये 1000 पॉइंट्स की रैली के बाद एक छोटा सा साइडवेज कंसोलिडेशन था। यहाँ पे जिस तरह आपने बताया पूजा, आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ देखने मिल सकता है। नई पोजीशन यहाँ पे अगर किसी को इंडेक्स में बनानी हो तो मैं यहाँ पे एडवाइज नहीं करूंगा बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग के लिए थोड़ा सा अनफेवरेबल होगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट डेफिनेटली कंटिन्यू हो सकती है। निफ्टी फ्यूचर्स में हमें जो सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है वो है 19,370। अगर 19,370 के नीचे अगर मार्केट लुढ़कता है तो शायद यहाँ पे बिकवाली हावी हो सकती है, बट तब तक इसमें रुझान पॉजिटिव हो सकती है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव में हम डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो खास रणनीति आपको बनाने की सलाह इस वक्त मिलती हुई कुणाल जी की ओर से। हमारे साथ विवेक जी भी हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश में। एक चीज़ जो है, जब मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं एक नज़रिया आपसे चाहता हूं। ऑटो सेगमेंट को हम देख रहे हैं और पिछले कुछ वक्त से, या मैं कहूं कि लगभग 1 महीने से हम देख रहे हैं कि बड़े दिलचस्प लॉन्चेस हुए हैं, न सिर्फ 4 व्हीलर सेगमेंट में बल्कि 2 व्हीलर सेगमेंट में भी। और ऑलमोस्ट जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो दिलचस्प अपने लॉन्चेस से इस मार्केट को गर्म बनाए हुए हैं। ऐसे में ऑटो सेक्टर पर आपका नज़रिया क्या कहता है? क्या अभी भी इस सेक्टर को चेस करना बेहतर होगा या जो है वो प्रॉफिट मार्किंग का समय आ चुका है? प्रशांत, देखिए, मेरे हिसाब से ऑटो काफी समय बाद एक अप ट्रेंड दिखा रहा है। मतलब आप अगर ऑटो इंडेक्स देखो तो एक लल फेज था बीच में और उसके बाद में कोविड के बाद में वापस इसमें एक रिकवरी दिखा रहा है। मैं ऑटो सेगमेंट के साथ ऑटो एंसिलरी भी जोड़ना चाहूंगा।
मैं फिलहाल अभी भी ऑटो ऐसा इंडस्ट्री और ऑटो एंसिलरी पे टोटली बुलिश हूँ। क्यों? एक तो जो स्पेस में हो रहा है, मतलब नए-नए लॉन्चर्स, कंपनीज बहुत अग्रेसिव है, उसका फायदा कंपनीज को मिलेगा। और दूसरी चीज ये कि ज्यादातर ये कंपनीज सारी की सारी अभी फोकस करने लग गई है धीरे-धीरे ईवी स्पेस में भी। तो आगे चल के ऐसे होने वाला है कि जो जो जितनी भी डीजल और पेट्रोल गाड़ियां हैं, एक हद तक ये एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट गलत वर्ड है, लेकिन हाँ, एक रिप्लेसमेंट के जैसे ये फ्यूचर में अगले 10 से लेके 15 साल ये एक रिप्लेसमेंट भी चलेगा। तो ऑटो एक हैपनिंग सेक्टर लगेगा होगा आगे चल के, मुझे लग रहा है। और इसमें काफी छोटी-छोटी कंपनीज पर्टिकुलर टू व्हीलर में भी आई है, जो आज ईवी स्पेस में बहुत एक्टिव है। और मुझे लग रहा है कि आगे चल के इनमें एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन भी होगा। तो बजाज ऑटो और हीरो मोटो, मुझे लगता है कि ये कंपनी छोटी-मोटी जितनी भी कंपनीज है काफी खरीदेगी आगे चल के। तो एक एक्टिव स्पेस रहेगा, इसमें जरूर बने हुए रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा मैं ऑटो सेक्टर का एक स्टॉक लूं और ऑटो एंसिलरी का लूं, तो ऑटोमोबाइल म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल है मार्केट में, तो उनको भी देखना चाहिए सीरियसली। बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस लग रहा है। ठीक है, तो एक 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 बहुत ही विस्तृत व्यू जो है वो विवेक जी ने दिया, न सिर्फ ऑटो सेगमेंट पे बल्कि ऑटो एंसिलरीज को लेकर भी वो बुलिश हैं, और उसमें भी स्टॉक्स को लेकर भी उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया। तो फिलहाल बेहतर मौके और एक लंबे समय बाद जो हमें एक एग्रेशन नज़र आ रहा है इस सेक्टर में नए नए लॉन्चेस की वजह से, ईवी पे फोकस की वजह से, वो इस पूरे सेगमेंट को बहुत ही दिलचस्प बना देता है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ रितेश जुड़े हुए हैं। रितेश जी गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग सर। जी पूछें अपना सवाल। सर मेरे को विवेक सर से एक क्वेश्चन का मतलब एक सजेशन चाहिए था। मेरे पास है लक्ष्मी ऑर्गेनिक 300 शेयर्स ऑन एन एवरेज ऑफ 343 रुपीज। मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ ये शेयर। ठीक है, विवेक जी बताएं क्या नजरिया होगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे इनको अपना लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ऊपर के लेवल पे इन्होंने लिया हुआ है। फिर बताएं आपकी सलाह क्या होगी इन्हें। देखिए, अगर आप केमिकल स्पेस में बने रहना चाहते हो तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक से बेहतरीन कंपनीज अवेलेबल है, तो उन पे नजर देना चाहिए, मतलब रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जो केमिकल स्पेस में हो रहा था वो एक बुल फेज आया बीच में, और उसके बाद में सारा का सारा ठप होके इनफैक्ट लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो 600 रुपए चल रहा था आज 250 रुपए चल रहा है। तो यहाँ से डाउन साइड डेफिनेटली मिनिमम है। आप अगर ऑलरेडी ले चुके हो तो इसको जरूर होल्ड करिए। हो सकता है कि आप अगले 2-3 क्वार्टर में आपको प्रॉफिट दिखाए और उसके बाद में एक रिकवरी आए। और अगर नहीं है आपके पास, लेना चाहते हो, तो इनफैक्ट शारदा क्रॉप केम है, या फिर इनफैक्ट बीएएसएफ है, बीएएसएफ इंडिया। ये स्पेस और भी इंटरेस्टिंग लग रही है, मतलब ये पेस्टिसाइड और अग्रोकेमिकल स्पेस में। तो लक्ष्मी मेरा सेकंड प्रेफरेंस रहेगा। मैं सेल की राय नहीं दे रहा हूँ, होल्ड की राय दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से डाउन साइड बहुत मिनिमम है, लेकिन हाँ अपसाइड पोटेंशियल आपको मे बी 280-300 तक यहाँ पे दिख सकती है। ठीक है, तो ये है आपके स्टॉक पर। अगला सवाल, माफ कीजिएगा, अब रुक करते हैं हमारे एक खास सेगमेंट का, जिसमें कि हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके। तो रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। और HDFC सिक्योरिटी से विनय रजानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ET नाउ स्वदेश को। क्या स्ट्रैटेजी सुझाएंगे आप आज? जी गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में हमने देखा है कि डिफेंस काउंटर काफी ट्रैक्शन में दिख रहे हैं। काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद हमने काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स में मूवमेंट देखी, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी हैं जो डिफेंस सेक्टर में कैटर करते हैं। तो उनमें से एक स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज के सेशन में जिस तरह का प्राइस मूव दिखा रहा है, करीबन 0.3% की अपमूव है, और वॉल्यूम के साथ जो पिछले 4-5 वीक से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, उसमें से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर
सेक्टर में जो तेजी है डिफेंस सेक्टर में, पीएसयू सेक्टर में, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक को हेल्प कर सकती है आगे अपनी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो रिज्यूम करने के लिए। और ओवरऑल भी हम देखें तो टेक्निकली ये स्टॉक अपने हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड इट्स ऑल टाइम हाई। तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप पहले ही था और 4-5 वीक के कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो इसमें हम एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी कर सकते हैं फॉर द जुलाई सीरीज। जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वो है बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो करना ये है कि आपको 125 का जुलाई का कॉल लेना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जुलाई सीरीज का, जो करीबन 4.85 पे ट्रेड कर रहा है, और 130 का कॉल साइमल्टेनियसली आपको बेचना है जिसका प्रीमियम करीबन 2.8 है। तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्रेटेजी का रहेगा 16,800 रुपीज अराउंड, मैक्सिमम लॉस वुड बी 11,700 रुपीज, और आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा वो 127.5 रहेगा, और मैक्सिमम द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इज 1:1.45। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, और एस्टिमेटेड मार्जिन आप अगर देखेंगे तो 25,000 जितना मार्जिन आपको ये स्ट्रेटेजी के लिए एक लॉट के लिए चाहिए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे व्यू पॉजिटिव है पोजिशनली, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शंस के जरिए इसमें बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हैं। 125 का कॉल जुलाई सीरीज का लीजिए और साइमल्टेनियसली 130 का कॉल बेचिए, तो इसमें आपको अच्छा ट्रेडिंग में पैसा बन सकता है। थैंक यू विनय, आपका ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। BEL पर पुट कॉल स्ट्रैटेजी के जरिए आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। लेवल्स आपको क्लियर कट यहाँ पर सुझाए गए हैं, तो BEL पर नजर रखिए। हैं बेंगलुरु कर्नाटका से, और महावीर जी बहुत बहुत स्वागत आपका, पूछें अपना सवाल। नमस्ते सर जी महावीर आइडिया जी, फोर पूछें अपना सवाल। 700 लिया हूँ 1308 से। ठीक है, दीपावली तक रुक सकता हूँ, मैं होल्ड कर सकता हूँ। दीपावली तक रुक सकते हैं इस स्टॉक में। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है आइडिया फोर्ज इन्होंने लिया हुआ है, 700 स्टॉक इन्होंने लिए हुए हैं 1308 के लेवल्स पे, और इस पर एक नज़रिया चलिए ले लेते हैं। कुणाल जी बताएं, कोई खास नज़रिया स्टॉक पे? आप काउंटर का नाम प्लीज रिपीट कीजिएगा, मैंने सुना नहीं ठीक से। आइडिया फोर्ज टेक। इस काउंटर का अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें डेटा तो बहुत ही कम है बिकॉज रीसेंट लिस्टिंग है, बट एट द सेम टाइम इस काउंटर में हमने एक गिरावट देखी है करीब आई मीन 4-5 दिनों के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि एक कंसोलिडेशन था नियर टू 1275 1280, वहां से हमने करेक्शन देखा 1110 1111 तक, और एज ऑफ नाउ 1200 पे चल रहा है। लेकिन बिकॉज डेटा इज वेरी लेस, टेक्निकल्स इसमें ठीक से व्यू मैं बता नहीं पाऊंगा, बट जितने भी डेटा अवेलेबल है आई थिंक इस काउंटर में एक नई रुझान शुरू होगी जब ये काउंटर 1250 के ऊपर निकलेगा। तब तक इस काउंटर से मैं थोड़ा सा दूर रहना चाहूंगा बिकॉज मेरे जितने भी जजमेंट्स हैं वो टेक्निकल बेस पे हैं। डेटा की कमी की वजह से मैं इसमें ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। विवेक जी, विवेक जी आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से विवेक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विवेक जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है अभी। जी जी जी। आइडिया फोर्ज पे आपका कोई खास नजरिया बनता हुआ? मुझे पहले लगा था कि आप ये सवाल मुझे पूछने वाले हो क्योंकि डेटा मालूम था कि बहुत कम है। देखिए हद करते हैं लोग, डबल लिस्टिंग हुई थी ऑलमोस्ट 100% के गेन के साथ, और उसके बाद में अगर ऊपरी स्तरों में मतलब एकदम पीक में अगर कोई लेता है तो मैं तो उनको बस शुभकामनाएं दे सकता हूँ। कंपनी ठीक है लेकिन इन वैल्यूएशंस पे डेफिनेटली बहुत एक बैड परचेज है, ये नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट आपको थोड़ा भी यहाँ से और रिकवरी मिले तो यहाँ से आपको निकल ही जाना चाहिए। 1150 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखो, और रिकवरी मिल जाती है आपको 1300 वापस मिलता है तो आप लकी हो, नहीं तो आपको 1150 अगर ब्रेक करता हो तो निकल जाना चाहिए। देखिए कारण ये है, आप एक दिमाग में लेके चलो कि प्रमोटर है जो मर्चेंट बैंकर्स है, ये जहां तक हो सके मैक्सिमम प्राइस मार्केट से उठाना चाहते हैं। अब ये तो है नहीं कि इनको मालूम था कि स्टॉक 1300 का वैल्यू है और वो आईपीओ बेचेंगे आधे भाव में, तो पॉसिबिलिटी नहीं होता है ना। तो बहुत कॉस्टली लग रहा है यहाँ पे मुझे, नहीं लेना चाहिए स्टॉक। लेना चाहिए।
तो थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, यहाँ से बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपने भी शायद लिस्टिंग के बाद जो शानदार तेजी आई थी उसमें आपने एंट्री ले ली होगी, उसके बाद हमने स्टॉक में गिरावट भी देखी। तो अगर दिवाली तक का व्यू है आपका, तो शौक के दौरान हम और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं, आप उनमें एंट्री ले सकते हैं। नुकसान आपको हो रहा है लेकिन निकलने की कोशिश कीजिए और दूसरे किसी स्टॉक में यहाँ पर एंट्री ले लीजिए। अगला सवाल ले लेते हैं और ट्विटर पर हमें आया है, दिवेंद्र जी का सवाल है ये। इनके पास ONGC है, 250 शेयर्स 142 पर इन्होंने लिया हुआ है। अब ट्विटर पर सवाल है तो बात तो नहीं हो पाएगी कि इनका नज़रिया क्या था स्टॉक को लेने के पीछे, क्योंकि ONGC में हम देखते हैं ऐसे ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आता, बहुत बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं दिखती, एक स्टेबल ट्रेंड हम देख रहे हैं। बट इनको यहाँ पर अच्छा मुनाफा हो रहा है, फिलहाल करीब 5600 के आसपास का मुनाफा इस स्टॉक में देख रहे हैं। टेक्निकल रैली लेते हैं यहाँ पर। कुणाल जी क्या सजेस्ट करेंगे, अगर सिर्फ चार्ट्स देखें और अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें इसका, तो कैसा लग रहा है आपको? 164 पर कारोबार कर रहा है, थोड़ी और तेजी के लिए भी रुक सकते हैं स्टॉक में? सर्टेनली यस पूजा, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो एक पॉजिटिव रुझान इस काउंटर में बनी हुई है और आपने सही बताया कि ये काउंटर बहुत ही स्लो मूविंग काउंटर है। अगर हमारे व्यूअर का लंबी अवधि का नजरिया है तो इस ट्रेंड में बने रह सकते हैं, ट्रेंड में कोई नेगेटिविटी नहीं है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे ध्यान में रखना होगा और वो है 157 का। अगर काउंटर 157 के नीचे आता है तो एक बार रिविजिट कर लीजिए, किसी और की सलाह ले लीजिए और शायद तभी हम एग्जिट करने की भी सलाह देंगे। बट फॉर टाइम बिंग इस काउंटर में बने रह सकते हैं। अगर ये काउंटर 169 के ऊपर निकलता है तो इसका पोजिशनल टारगेट 180 टू 185 तक का भी आ सकता है। सो एज ऑफ नाउ बने रहने की सलाह। ठीक है, तो फिलहाल बने रहने की आपको सलाह ONGC में। चलिए बढ़ते आगे, अगले हमारे दर्शक समीर हैं बेंगलुरु कर्नाटका से। समीर जी गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल है डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज जी। मेरे पास 550 शेयर है एट एवरेज कॉस्ट ऑफ 245 रुपीज एंड मैं 5 साल तक रखना चाहता हूँ। 5 साल का लंबा नजरिया है इनका। विवेक जी कोई खास सलाह? 550 के लेवल पे इन्होंने लिया हुआ है, अभी जो इन्होंने कॉल में अपने बताया। 245 इनकी खरीद भाव है। पहले तो इन्हें बधाई देनी होगी, अच्छे खासे मुनाफे में है। अभी भी अगले 5 साल तक रुक सकते हैं इनका कहना है। बताएं क्या होगी इनको सलाह? देखिए, मुझे लगता है कि 530 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा दो और इसको भूल जाओ। क्यों? ये फायदा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, जब मतलब कोई भी पैनिक या दाम कम हो उस वक्त आप अगर लेते हो तो ऐसा रिजल्ट्स आपको दिखने को मिलता है जहाँ पे सॉलिड कमाई होती है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को एक्चुअली बधाई देनी चाहिए। तो 530 का एक स्टॉप लॉस लगाओ और 5 साल का व्यू मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स 5 साल के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी चल रही है और जिस पाथ पे चल रही है मुझे लग रहा है कि ये अच्छा करेगी। तो आपको हर 6 महीने में स्टॉक को रिव्यू करना होगा, वो एक अलग चीज है। और अगर आप इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी देखिए पिछले 10 क्वार्टर मतलब पिछले 2.5 साल से ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, पहली चीज। और अगर आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो बात करते हैं हम लोग, वो अगर देखो तो ये करीबन 20 और 25 के बीच में चलता है, जो भी सॉलिड परफॉर्मेंस है। जिस पेस में कंपनी काम कर रही है वो भी अच्छा है। तो 5 साल के लिए हो सकता है कि बहुत अच्छा स्टॉक हो, लेकिन हाँ, हर 6 महीने में रिव्यू करिए और लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस एक 530 का लगा के आप इसको रखो। और 6 महीने के बाद जब आप देखोगे अगर ये स्टॉक समझ लो 700 या 750 है, उस वक्त अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ जाएगा और आपका प्रॉफिट एक मतलब एक हिसाब से आप उसको भी बचा के रखोगे और मैक्सिमम कमा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विशेष नज़रिया मिला और यहाँ पर आपको इसको वक्त पर हर 6 महीने पर रिव्यू करना होगा। चूंकि आपने लो लेवल पर लिया हुआ है इसलिए आपके पास ये मौका है कि आप 530 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसे आगे चेस कर सकते हैं। ये रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ, जहां हम हर रोज आपके सामने लेकर आते हैं कुछ खास रिसर्च और कमोडिटी मार्केट की कुछ बारीकियों के बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये खास सेगमेंट लेकर, कमोडिटी की ABCD। देखिए, कम्युनिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले हैं स्टील मार्केट की। स्टील में सबसे पहले बता दूं कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड स्टील का उत्पादक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है। भारत में अगर बड़े उत्पादक राज्यों की अगर बात करें तो पंजाब, छत्तीसगढ़,
पश्चिम बंगाल, यूपी, उड़ीसा और गुजरात बड़े उत्पादक राज्यों में है स्टील के। स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा होता है। अब इसका वायदा कारोबार भी है। अगर स्टील फ्यूचर्स की बात करें तो शंघाई पर और साथ ही एलएमई पर यानी लंदन मेटल एक्सचेंज पर इसकी ट्रेडिंग होती है। वो रेवार है, रेवार यानी छड़ की ट्रेडिंग होती है। जो एनसीडीएक्स पर स्टील का प्रोडक्ट है वो लॉन्ग प्रोडक्ट है, जो लंबे जो सरिया होते हैं वो होते हैं। और एनसीडीएक्स में गोविंदगढ़ जो पंजाब में है और गाजियाबाद यूपी में 2 डिलीवरी सेंटर बनाए गए हैं एनसीडीएक्स स्टील फ्यूचर्स के लिए। ट्रेडिंग और डिलीवरी का यूनिट है 10 मीट्रिक टन का और टिक साइज है 10 रुपए का, यानी हर 10 रुपए पे इसके बदलाव दिखेंगे। और डिलीवरी महीने की 20 तारीख को इसकी एक्सपायरी होगी। जो एनसीडीएक्स पर एग्री मार्केट की जिस तरह की एक्सपायरी होती है वही एक्सपायरी इसकी भी होती है। इसके प्रोडक्ट के बारे में अगर बता दूं तो रॉ मटेरियल जो होता है स्टील का वो आयरन ओर होता है जिससे स्टील बनाए जाते हैं। स्क्रैप, स्पॉन्ज आयरन, जिसके जरिए जो स्टील के रॉ मटेरियल होते हैं। सेमी फिनिश्ड में बात करें तो जो बिलेट्स होते हैं, जो सिल्लियाँ होती है स्टील की, वो सेमी प्रोडक्ट्स बनते हैं आयरन ओर से। फिर फाइनल प्रोडक्ट्स में से कन्वर्ट किया जाता है जिसे हम टीएमटी, एंगल, चैनल, रेवार या लॉन्ग प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। किन खबरों का असर होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो डिमांड की खबरें होती है, सरकार की पॉलिसी होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में किस तरह की खबरें चल रही हैं, किस तरह के ग्रोथ की असर है, क्योंकि ये ग्रोथ का इंडिकेटर स्टील माना जाता है। पर कैपिटा कंजम्पशन यानी प्रति व्यक्ति कितनी खपत स्टील की पूरी दुनिया में है, उसके हिसाब से उस इकोनॉमी की ग्रोथ का और सोशियो इकोनॉमी का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ की ग्रोथ कैसी है। वहाँ अगर प्रति व्यक्ति अगर खपत स्टील की ज़्यादा है तो समझिए वहाँ की ग्रोथ बेहतर स्थिति में जा रही है। अब बात करते हैं कि स्टील बनाया कैसे जाता है। स्टील आयरन ओर जिसे हम माइनिंग करके निकाला जाता है नेचर से, वहाँ उससे बनाया जाता है। आयरन और कार्बन के साथ मैग्नीशियम और फॉस्फोरस सल्फर का ये एक मिक्स होता है, अलॉय कहते हैं उसे, और जिसका इस्तेमाल जब स्टील में उसे बनाया जाता है तो उसके दौरान जो आयरन ओर होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़रूरी स्टील बनाने के लिए जो कार्बन चाहिए वो उसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर स्टील में कन्वर्ट किया जाता है मेल्ट करके। फिर अलग अलग प्रोडक्ट में पहले सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट स्टील के बनते हैं। तो कुछ बारीक बातें हैं स्टील मार्केट को लेकर। ओके, थैंक यू विश्वमोहन आपका ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो स्टील कारोबार में क्या कुछ खबरें असर करती हैं, क्या कुछ फैक्टर्स और किस तरह से कारोबार कर सकते हैं आप, ये हमने आपके सामने रखा। चलिए, तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की। अब वापस आते हैं इक्विटी मार्केट की तरफ और लगातार हमें आपके सवाल भी मिल रहे हैं। और इस बीच इंस्टाग्राम पर केपी जैन जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है पीसीबीएल पर। ये स्टॉक आज फोकस में भी है। कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अपने मुंद्रा प्लांट को 50% वहाँ पर क्षमता विस्तार करेगी 50% से, और कैपेसिटी में भी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। 40,000 टन तक की यहाँ पर विस्तार देखने को मिल सकता है। खबर आई उसके बाद हम आज देख रहे हैं कि स्टॉक में 6% की मजबूती है। इन्होंने भी शायद हाल ही में एंट्री ले ली थी और उसका देखिए फायदा भी मिल रहा है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो फिर तो मुनाफा हो रहा है इनको, लेकिन एक बार फंडामेंटल समझ लेते हैं कंपनी का। विवेक, पीसीबीएल लिमिटेड ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? थोड़ी और तेजी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में? पूजा, 2 हिस्सों में बांटूंगा मैं इसको। देखो, पहले तो अब तक क्या हुआ था, मार्केट ने टायर इंडस्ट्री को, मतलब टायर स्टॉक्स को बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया और टायर समझ लो हाथ से निकल गए। अब मार्केट का फोकस आ गया भाई टायर को क्या क्या सप्लाई होता है, कौन क्या रॉ मटेरियल सप्लाई होता है। तो कार्बन ब्लैक उसमें एक मेजर रॉ मटेरियल है जो फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो पहले का नाम था, ये अब पीसीबीएल उसको सप्लाई करता है। तो वैल्यूएशन बहुत अंडर वैल्यूड था, मैनेजमेंट अच्छा है इसका, और आज भी ये वैल्यूएशन वाइज कॉस्टली नहीं है। इनफैक्ट ये 190 तक जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन तो इसके लिए इस पे नजर है। अब एक और चीज ये है कि अब सबकी नजर जब पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाए 190 की तरफ, आपको एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। रिटर्न्स, हाई रिटर्न और लो डेट वाली कंपनी है ये, और कार्बन ब्लैक यहाँ से अच्छा करेगा मुझे लग रहा है। तो एक बार जैसे जैसे ऊपर जाए तब आप प्रॉफिट बुक करो 190-200 तक, और उसके बाद में अगर वापस डिप मिलता है तो उधर आपको वापस बाई करना रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, क्योंकि सबकी नजर आज के ऊपर, जैसे वारन बफेट बोलते हैं ना, व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी यू शुड बी फियरफुल। तो मुझे वैसा लग रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कीजिए, आई थिंक आपका मार्केटिंग होगा।
बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है वो बहुत ही बेहतर जो है दृष्टिकोण, एक बेहतर नज़रिया पेश करते हुए विवेक जी बढ़ते हैं आगे। एनयू रहमान साहब हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। एनयू रहमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछें अपना सवाल। नमस्कार। तो मुझे ग्लेनमार्क फार्मा पे पूछना था। मेरे पास जो है ग्लेनमार्क फार्मा के 200 शेयर्स हैं 655 के रेट से, और CESC के भी हैं 650 के आस 82 के रेट से। ठीक है, तो पहले ग्लेनमार्क फार्मा पे नजरिया ले लेते हैं। 200 स्टॉक हैं रहमान जी के पास, 656 का खरीद भाव है, फिलहाल मुनाफे में है। विवेक जी आप बताएं। प्रशांत, इनफैक्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले वेट्री सुब्रमण्यम जो यूटीआई के CIO है उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, और मैं 100% एग्री करता हूँ कि फार्मा आज के दिन सबसे अंडर वैल्यूड सेक्टर है बाजार में। तो फार्मा अभी तक जो रिकवरी दिखाना चाहिए था वो दिखाया नहीं है। ग्लेनमार्क उसमें एक वैसा ही एक स्टॉक है, तो आपको इसको डेफिनेटली बाई भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी है, तो ये आपको रिटर्न देगा। कंपनी अगेन फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, तो आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अगर ये फार्मा रिकवरी देता है तो ये 670 का आपको 770 दिखाने में टाइम नहीं लगाएगा, तो होल्ड कीजिए, और किसी के पास नहीं है तो बाई भी करना चाहिए। एक और सवाल था इनका CSE पे, इस पे भी ले लेते हैं। CESC पे भी ये नज़रिया चाहते हैं, क्या करना चाहिए, बने रहें या इसमें जो है निकल जाना बेहतर होगा? विवेक जी बताएं। देखिए CESC वैल्यूएशन वाइज आज के दिन एग्जैक्टली मैं वैल्यूएशन देख लेता हूँ इसका भी। जो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, उसमें से मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करूंगा। और CESC आज के दिन हाई डेट कंपनी, ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स इसका डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा। वैल्यूएशन वाइज आपको ये थोड़ी बहुत सस्ती दिखेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे काउंटर को आप अवॉइड करो तो बेटर है। और पॉलिटिकली ओरिएंटेड काउंटर है ये, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आप बढ़ाना घटाना आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। ये काफी हद तक सरकार का भी इसमें प्रेशर रहता है, तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी। ठीक है, तो CESC अवॉइड करने की राय अगर आपके पास है तो इससे निकलने की कोशिश कीजिए इस स्टॉक से। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें ट्विटर पर आया है, प्रशांत का सवाल है ये, और इन्होंने सुज़लॉन लिया हुआ है 700 शेयर 17 रुपए पर इन्होंने यहाँ पर एंट्री की हुई है, और इनकी खरीद के काफ़ी करीब स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल में इन्होंने शायद ले लिया होगा स्टॉक को। कुणाल, जिस लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है 17 रुपए के आसपास, क्या लग रहा है आपको यहाँ से, और तेजी के लिए अभी रुक सकते हैं या फिर और अपसाइड अभी नहीं नजर आ रहा है, निकल जाना चाहिए, और कोई और भी स्टॉक इन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं? पूजा, सुज़लॉन एनर्जी इज द टॉक ऑफ द टाउन। हमने देखा इस काउंटर में बहुत ही अच्छी रुझान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनी, और काउंटर ने अच्छे रिटर्न्स भी दिए, शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छी मोमेंटम दिखाई। बट एट द सेम टाइम ये जो काउंटर एज ऑफ नाउ जो 18 रुपए में चल रहा है, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो मई 2017 से लेके जून 2017 के बीच ये काउंटर करीब 18 रुपए पे ही 18 और 19 के बीच में एक रेजिस्टेंस लिया था, और वहीं से एक मैसिव गिरावट शुरू हुई थी। नाउ काउंटर इज रीचिंग द सेम लेवल व्हिच वी कंसीडर इन टेक्निकल एज अ रेजिस्टेंस। जो प्रीवियस हाई होता है, स्विंग हाई होता है, हम उसे रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। सो एज ऑफ नाउ बने रह सकते हैं, बिकॉज डेली चार्ट में फ्लैग फॉर्मेशन है। अगर ये काउंटर 18 के ऊपर निकलता है तो 19 रुपए 75 पैसे से 20 रुपए के बीच तक के लक्ष्य दिखा सकता है, बट वो लेवल पे मैं डेफिनेटली एक बार एग्जिट करने की सलाह दूंगा। रीजन भी हमें वहां पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम जो पोजीशन बनी है उसमें एक स्टॉप लॉस भी लगा दीजिए, और वो है 16 रुपए 50 पैसे का। अगर ये काउंटर 16.50 के नीचे जाता है तो एक बार एग्जिट कर दीजिए, और फिर से हम रिविजिट करेंगे। बट फॉर टाइम बिंग बने रहे, और टारगेट इसका बनेगा 19.75 से 20 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक खास रणनीति के तहत आपको स्टॉक में आगे बढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अजीत जी हैं हमारे साथ, अगले कॉलर हरियाणा से जुड़ चुके हैं। अजीत जी स्वागत है आपका, पूछें अपना सवाल। हेलो सर जी, मेरे पास प्रिकोल लिमिटेड के 1000 शेयर है 243 के रेट पर। ठीक है, ठीक है। कब तक आप कोई नजरिया चाहते हैं, कब तक आप होल्ड कर सकते हैं? 4 से 6 महीने तक होल्ड करने। ठीक है, 4 से 6 महीने का नजरिया।
प्रिकॉल का, लेकिन यहाँ स्टॉक पर लगातार दबाव हम देख रहे हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस को देख लें, 1 महीने का भी नज़रिया देखें, हालांकि पिछले 6 महीने में स्टॉक ने एक मूव ज़रूर दिखाया है। विवेक जी, प्रिकॉल लिमिटेड पे कोई नज़रिया आपका? देखिए, ये तमिलनाडु की कंपनी है, इनफैक्ट कोयम्बतूर की, जो मैं जहाँ रहता हूँ चेन्नई, उसके नंबर 2 में आता है। ऑटो एंसिलरी बहुत शानदार कंपनी है ये। लेकिन जब ये 70-80 चल रहा था ना, उस वक्त मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो इसको लिए हुए थे, वो लोग सारे के सारे प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। क्यों? स्टॉक में काफी रैली आ चुका है, और इसमें एक टेक ओवर जो भी मतलब जबरदस्ती का एक टेक ओवर करने की भी कोशिश चल रही है, तो वो प्रमोटर और उस कंपनी में थोड़ा सा टसल चल रहा है। तो कंपनी ओवरऑल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इन दामों में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एक बार का। और अगर कोई डिप्स मिले, अगर ये 180 तक मिले, तो वहां पे वापस एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। ओके, तो ये है व्यू प्रिकॉल पर। अगला सवाल हमें आया है ट्विटर पर ही, उत्तर प्रदेश से सतीश जी का। टाटा मोटर्स पर सवाल है इनका। 70 शेयर्स हैं इनके पास और 200 पर इन्होंने लिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पर इन्होंने एंट्री की है। स्टॉक इस वक्त तो अपने लाइफ टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है, 625 के पास है। क्वांटिटी थोड़ी कम ले ली थी इन्होंने, वरना मुनाफा और भी ज़्यादा नजर आता। हालांकि अभी भी अच्छे मुनाफे में है, करीब 30,000 के आसपास का इनको मुनाफा इस स्टॉक में हो रहा है टाटा मोटर्स। तो फंडामेंटल स्टोरी तो बहुत ही बढ़िया है स्टॉक की। टेक्निकल चेक एक बार ले लेते हैं कुणाल से। कुणाल, क्या करें? 625 पर तो आ ही चुका है। अगर मान लीजिए, क्योंकि ये सवाल जो हमें आया है सोशल मीडिया पर आया है, अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म नजरिया ही है, तो फिर क्या लेवल्स ये वॉच करें टाटा मोटर्स पर? हमने इस काउंटर में बहुत ही अच्छी रुझान देखी। इनफैक्ट जो ब्रेकआउट आया था 460, उसके बाद इस काउंटर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 625 से 630 के लेवल स्क्रीन पे दिख गए। और अब रीसेंट अगर बिहेवियर की बात करें तो 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले काउंटर ने 585 की बॉटम बनाई थी और अब 630-35 पे पहुंचा है। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म व्यू का नजरिया तो हमारे व्यूअर का नहीं लग रहा है, बिकॉज इन्होंने बहुत ही लंबे समय से इसे होल्ड किया है। आई थिंक इस काउंटर में बने रह सकते हैं, इसमें ट्रेंड तो बहुत ही अच्छा है। एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और वो है 580 के लेवल का। अगर ये काउंटर 580 के नीचे जाता है तो शायद ये जो मैसिव ट्रेंड ओपन हुआ है, इसे पहला चैलेंज होगा। तब हम रिविजिट करने की सलाह देंगे और फिर तभी किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके अपनी पोजीशन मॉडिफाई करिए। बट एज ऑफ नाउ इस काउंटर में बने रह सकते हैं। एक छोटी सी सलाह ये भी होगी कि बहुत ही नीचे के लेवल पे बाइंग थी, अपना कैपिटल विड्रॉ कर लें, बाकी पोजीशन होल्ड करें। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलते हैं। ये काउंटर नजदीक के समय में क्या, अगले 1 साल तक भी इनकी बाइंग प्राइस पे तो डेफिनेटली नहीं दिख रहा है। सो कैपिटल विड्रॉ कर लीजिए, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी इस काउंटर को रख सकते हैं। तो क्लियरली कोई दिक्कत नहीं है टाटा मोटर्स में। चाहे तो स्टॉप लॉस लगाइए, चाहे तो अपना जो कैपिटल, आपने जो पूंजी लगाई होगी टाटा मोटर्स में खरीदारी करने के लिए, चाहे तो वो आप विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी बची हुई जो राशि है उसमें आप निवेशित रहिए। कोई दिक्कत नहीं है, टाटा मोटर्स में बने रहिए स्टॉक में। मुश्ताक साहब हैं जोधपुर राजस्थान से, और मुश्ताक जी पूछें अपना सवाल। जी मुश्ताक जी, आप अपना सवाल पूछें। उससे पहले मैं कहूंगा कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम करें। सर, एनसीसी से जानकारी लेनी थी। जी बताएं, किन लेवल्स पर लिया आपने एनसीसी? 70 रुपए। ठीक है, कितने स्टॉक हैं आपके पास? 150 शेयर है सर। ठीक है, कोई नजरिया कब तक रुक सकते हैं? साल भर। ठीक है, साल भर का नजरिया 70 रुपए के भाव पे 150 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। विवेक बताएं, एनसीसी लगातार पिछले कुछ वक्त से जो है वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बना हुआ है, लंबा नजरिया भी इनका, क्या आपकी सलाह होगी इन्हें? प्रशांत, अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि बाजार जब बुलिश फेज में होता है ना, तो सब ऊपर, सारे के सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। आज के दिन थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि फार्मा सबसे अंडर वैल्यूड लग रहा है और सबसे कॉस्टली सही में कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन ये सेक्टर लग रहा है। तो एनसीसी उसमें भी एक स्टॉक है जो काफी रैली दे चुका है और यहाँ पे ऑलमोस्ट फेयर वैल्यूएशन के आजू बाजू है। तो आपको एवरी राइस पे धीरे धीरे प्रॉफिट करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जब भी बाजार में कोई भी डिप आए उस वक्त आपको इसमें वापस री एंट्री करो चाहे।
तो अब कितना ऊपर जाएगा ये तो देखिए बुल फेज में पता नहीं चलता है। हाँ, एक आप कर सकते हो कि करीबन 115 का इसका एक स्टॉप लॉस लगा के रखो, जो आपके प्रॉफिट को बचा के रखे और कैपिटल को भी बचा के रखे। तो ये अगर यहाँ से और 135-40 जाए, जो मुझे लग रहा है कि पीक कैप पर रहेगा इसका, वहां पे अगर जाता है तो हम लोग वापस स्टॉप लॉस को बढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल 115 स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कीजिए। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, फेयर वैल्यूएशन पे अभी सस्ता नहीं है, ये भी आप दिमाग में रखिए, इसको क्लोजली वॉच करना। ओके, तो ये है व्यू एनसीसी पर। अब चलिए भोपाल से हमारे साथ गुलशन जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मैम आई जस्ट वांट टू आस्क, मेरे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के 240 शेयर हैं, मैं भी रिसेंटली बाय किए थे और मेरा हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है और अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं उसको कब तक होल्ड करके रखूं? इनफैक्ट मैंने बाय किए थे बिकॉज स्प्लिट अनाउंस हुआ था उसका, तो मैंने अनाउंस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफी खरीदे, 400 खरीदे थे, फिर शेयर आउट ऑफ पैनिक शेयर का प्राइस पहले शुरू में काफी नीचे गया था, मैंने 130-160 सेल कर दिए थे, बट स्टिल आई एम होल्डिंग 240 स्टॉक्स एंड नाउ आई कैन होल्ड इट। तो माय जस्ट क्वेश्चन इज कि कब तक मैं उसको होल्ड करके रखूं? ठीक है, तो बेसिकली विवेक आपसे समझना चाहेंगे, देखिए डिफेंस स्टॉक्स तो इस समय रुझान में है ही, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मज़गा डॉग, BEL, जैसे स्टॉक, शानदार रैली इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली है। इन्होंने भी हालांकि एंट्री तो हाल फिलहाल में ही की, लेकिन उसके बावजूद देखिए वहां से भी ये स्टॉक 200 पॉइंट चल चुका और अब 4000 के लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा खासा मुनाफे में है इस वक्त ये, लेकिन क्या करे HAL में, कोई चिंता करने वाली बात है, बने रहे स्टॉक में या फिर थोड़ा मुनाफा ही यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए? देखिए पूजा, मुझे ध्यान है ये स्टॉक हमने एक बार करीबन 1000-1200 के दाम पे डिस्कस किया था, उस वक्त मेरा एक स्ट्रॉन्ग बाई रिकमेंडेशन था और मैं बोल रहा था कि 1800 जाएगा। अब 1800 का डबल से ज्यादा हो गया है और आज के दिन देखिए 1,30,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। अब इस पे कितना ये प्रॉफिट कमाएगा आगे चल के, वो आपको जस्टिफाई करता है क्या, नहीं करता है। तो वैल्यूएशन सही में बहुत ज्यादा हो चुका है, यहाँ से आपको एक्चुअली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, यही वापस रहेगा कि आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखो करीबन 3,750 रुपए का, जो खाली 100 रुपया यहाँ से 130 रुपया डाउन है। तो कुछ हद तक अगर वो ब्रेक करता है तो कुछ थोड़ा बहुत आप मुनाफा भी कमाओगे और बच भी पाओगे, क्योंकि जब भी बाजार में कोई करेक्शन आएगा ऐसे स्टॉक्स आपको 10-10% आराम से टूटते हुए दिखेंगे। तो 3,750 का स्टॉप लॉस और इसको बढ़ाते रहना, फिलहाल होल्ड रहेगा ये, लेकिन वैल्यूएशन कॉस्टली है, इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास रणनीति बनानी होगी, जैसा कि विवेक जी ने बताया। चलिए अगले दर्शक के सवाल की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचाया है। हर्ष नाम है और हर्ष का सवाल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 27 रुपए के लेवल पे, फिलहाल मुनाफे में है, नजरिया चाहते हैं आगे के लिए। विवेक जी बताएं क्या करना चाहिए? देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर सेंट्रल बैंक देखो तो ऑन दी हायर साइड है, इनफैक्ट PSU बैंक्स में काफी रैली आ चुकी थी और मुझे लग रहा है कि ये रैली एक हद से ज्यादा ये रैली देख चुके हैं। तो इसमें इन सब में जितने भी PSU स्टॉक्स है, थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी एक और चीज है, देखिए सेंट्रल बैंक है वगैरह, ये जितने भी स्टॉक्स है ये सरकार कभी ना कभी और फर्दर मर्जर एक दूसरे में करके वेरी फ्यू बैंक्स मार्केट में रखने वाली है। तो मेरी सलाह तो इसमें से निकलने की ही होगी, क्योंकि बहुत बड़ा रैली आपका चार्ट दिखा रहा है, करीबन 24% का रैली 3 महीने में, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनता है। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की आपको सलाह मिलती हुई अच्छी खासी रैली स्टॉक ने देख ली है। चलिए इसी के साथ इस शो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन अपने दोनों खास एक्सपर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक जी, उसके साथ ही कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और
जाने से पहले आपको बता दें कि इस शो में अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान सा तरीका, स्क्रीन के एक हिस्से में हम आपको उस बारे में जानकारी दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इन सभी जगहों पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और जब भी अपना सवाल भेजिए अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। और जो भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो अपनी टीवी का वॉल्यूम सवाल पूछते वक्त बंद रखें, म्यूट पे रखें। इसी के साथ मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। आगे भी एक्शन जारी रहेगा, देखते रहिए ET नाउ स्वदेश।